जी। दालचंद बीरेंदु जो नैनापुर गांव है विधानसभा कालपी के, वो रहने वाले थे। वो यहाँ के ज़िले के मुखिया थे, जिला अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में हमने एक बुंदेलखंड में सन 87 में चुनाव लड़ा था। जी। बाई इलेक्शन हुआ था 23 मार्च 1987 को। जी। उसके पहले 6 महीने से ज़्यादा वहाँ पर हम उरई के साथी रहे थे, जिसमें मैं स्वयं वहाँ ममना में एक सेक्टर का कार्यालय बनाकर 6 महीने रहा था। जी। तो लोगों को बदलाव कैसे आए, साहस कैसे हो, जो अत्याचार होता था, समाज में जो भेदभाव था, ऊंच नीच था, जी, लोगों को पता नहीं था। भाग और भगवान के भरोसे वो सब चल रहे थे। जी। हम लोग उस मूवमेंट में शामिल हुए। उसके पहले भी जी। 80 के बाद 6 दिसंबर 1981 को जब DS4 बनाया गया, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, उसका भी हमारे पास जब आया तो हमने उसको भी समझा। और 82 में वाम से DS4 के तत्वाधान में उरई के टाउन हॉल में एक 28 अप्रैल 1982 को बाबा साहब अम्बेडकर जयंती समारोह हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि बनकर तत्कालीन महिला नेता बहन मायावती जी आई। उनके साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के तत्कालीन छात्र नेता एक कोई यादव जी करके थे, वो भी आए थे। जी। मैं उस समारोह में, उनका नाम महावीर यादव था, महावीर प्रसाद यादव जी। तो मैं उन दिनों साइकिल से उरई गया और उसमें शामिल हुआ। मैंने बहन जी के और महावीर प्रसाद यादव के भाषणों को सुना, उनसे और ज़्यादा प्रेरणा मिली। इसके बाद अनवरत कार्य चलता रहा। जहाँ भी ज़िले में कोई काम होता था हम लोग जाते थे। जी। अगले साल 1983 में 24 अप्रैल 1983 को अंबेडकर जयंती समारोह फिर हुआ टाउन हॉल मैदान में। वहाँ पर मानवर कांसीराम जी आए और एक सादिक नवाज खान जो पहले MLA रहे थे फर्रुखाबाद के, वो दोनों लोग उधर आए। हम उसमें भी शामिल हुए। हमने उनके नज़दीक से उनके भाषणों को सुना और गौर किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के रुके हुए कारवां को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। भारतीय संविधान में जो मत का अधिकार मिला है, लोगों को समझाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही दिशा के लिए लेकर चलना है। जी। वो पंजाबी में इकट्ठे को इकट्ठ कहते थे। जी। कि हम इकट्ठ को बढ़ा देंगे जिस दिन, उस दिन हमारा इकट्ठ बड़ा हो जाएगा। हम लोकतंत्र के आधार पर बिना किसी रक्तपात के सत्ता को हासिल कर लेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में जो नियम कानून हैं, जो कमज़ोर वर्ग को सहूलियतों का अधिकार दिया है उन्होंने, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए हमारे तमाम साथियों ने उस समय भाईचारा के आधार पर कुछ साधन न होते हुए, साधनहीन होते हुए भी हमें नहीं लगता था कि हम किसी से दूर हैं। चाहे दिल्ली में कार्यक्रम हो, चाहे लखनऊ में कार्यक्रम हो, चाहे झांसी में हो, हम सब जगह जाते थे। और हमारे उस समय के नेता, उस समय के जो लीडर थे, जो हमारे साथी थे, वो भेदभाव नहीं करते थे। हमको कभी ये नहीं लगता था हम क्या काम कर रहे हैं, फर्श बिछा रहे हैं कि मंच बना रहे हैं कि माइक में बोल रहे हैं। मतलब जो भी काम होता था, जो आ जाता था, जिसके सामने जो काम आ गया वो करते थे। आज क्या कितनी मानवता थी। उस समय साधनहीन होकर भी हम आगे बढ़ते चले गए। कुछ ज़रूरी हमको ये पता नहीं था कि हम आगे चलकर हमारे दल की सरकार बनेगी। जब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ, तब भी हम
अपने गांव में दिल्ली की तरफ नज़र लगाए हुए थे, हमारे साथी गए हुए थे। जैसी उधर पार्टी बनी वैसे हमको तुरंत पता चल गया। 14 अप्रैल 84 को बनी और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। 24 दिसंबर 1984 को जनरल चुनाव हुआ लोकसभा का। यहाँ पर बाबू रामादीन अहिरवार को चुनाव लड़ाया गया। उस समय में हम मतदाता नहीं थे, लेकिन पोलिंग बूथ में नीली वो बिल्ला लगा कर गए थे। प्रिसाइडिंग अफसर ने पूछा था ये कौन सी पार्टी है, तो हमने उनको बताया, लेकिन हमको मत देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उस समय 21 वर्ष की आयु होती थी। बाद में 18 वर्ष हुई है। तो हम जिस ब्लॉक के रहने वाले थे, कदौरा ब्लॉक में, पूरे जालौन गरौठा लोकसभा क्षेत्र में जब रिजल्ट आया तो 16,000 वोट मिले। 16,000 में 10,000 वोट अकेले कदौरा ब्लॉक में मिले, जिसमें मेरा गांव भी शामिल था। तो ये भाईचारा की देन थी, लोगों की प्यार मोहब्बत की देन थी। न किसी से पैसे लेना था न देना था, लेकिन जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को जिन्होंने समझा, उन्होंने बड़ा साथ दिया। आगे चलकर मार्च 1985 में विधानसभा का आम चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, जिसमें हमने बड़ी बारीकी से यहाँ कालपी में चुनाव में भाग लिया, जिसमें श्री रामपाल ये कालपी से लड़े जी, माधोगढ़ से शिवराम कुशवाहा और उरई से लालाराम अहिरवार एक एडवोकेट थे जो उरई तहसील में बैठते थे, सैद नगर के रहने वाले थे जी, और नारायण दास के साथ वो चाचा थे। और पूंछ से परशुराम कनौजिया को चुनाव लड़ाया गया। जब रिजल्ट आया तो कालपी में 13,856 वोट मिले, माधोगढ़ में 8,000 मिले, और कोंच में 1,600 और उरई में 3,600 वोट मिले जी। लेकिन कालपी में 13,856 पाकर हमको ये लगा था कि हम तो चुनाव जीत गए, लेकिन इसके बाद भी हम तीसरे नंबर पर रहे। और कांशीराम जी के उस बात को हम ध्यान में रखकर हम बराबर काम करते रहे, और जो यहाँ का नेता था उसको मदद करते रहे। 89 जब आया, फिर चुनाव हुआ, तो 1989 में हमको श्री रामपाल ने विधानसभा का चुनाव का जो निर्वाचन अभिकर्ता बनाया। उस उम्र में मैंने जो है पूरी मेहनत से काम किया। लेकिन सर जी, उसको क्या पीआरओ बोला जाता है? नहीं, उस समय निर्वाचन अभिकर्ता, उस समय सरकार की बातें नहीं थी जी। तो 1989 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का उत्तर प्रदेश का, उसमें 3 विधायक जीते अपने ज़िले से जी, शिवराम कुशवाहा माधोगढ़, कोंच से चैनसुख भारती, उरई से अकबर अली। कालपी में हम 32,000 वोट पाकर भी हार गए, क्योंकि उस समय बूथ कैप्चरिंग हो गई सिरसा क्लाब के आसपास। 89 में हारने के बाद फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी, और 1,22,000 वोट लोकसभा के उम्मीदवार को मिले, रामादीन बाबू को। वो भी राम से घाटिया से 18-20,000 वोट से हार गए। तो इतनी लंबी लड़ाई बिना साधन के जी लड़ते रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज साधन होने के बाद हम सेकंड नंबर की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। उस समय साधन नहीं था, तब भी नंबर 1 की लड़ाई लड़ रहे थे जी। आज भाई राजनीति में चुनाव में हार जीत 2 तो होती हैं, लेकिन हार अगर थोड़ी बहुत वोटों से हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम कहीं लाइन में न रहें जी, तो एक गलत बात है। ये जो है महापुरुषों के आंदोलन को ख़त्म करने वाली बात है। हमें उनके आंदोलन को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें जनप्रतिनिधि बनाना होंगे, क्योंकि लोकतंत्र में अगर आपका जनप्रतिनिधि नहीं है, आपकी समस्या का हल नहीं होगा। जब हल नहीं होगा तो समाज तितर-बितर हो जाएगा। भाई कमज़ोर आदमी को दवा की ज़रूरत है जी। जो भारतीय संविधान में क्या कारण है, बाबा साहब अम्बेडकर ने सहूलियत क्यों प्रदान की कि जो सदियों से लोग सताए गए हैं उनको आगे बढ़ाएं, शिक्षा, वो शिक्षित बने, संगठन हो, संघर्ष करें। हमारा मार्ग किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था जी। अम्बेडकरवाद का
कांशीराम साहब ने जो नेतृत्व किया, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर कोई नुकसान हमारा कोई न कर सके। हमें ऐसी व्यवस्था बनाना है कि हम साधनहीन होकर हम सत्ता को प्राप्त करें और हम संविधान सम्मत काम करेंगे। और यही कारण है कि मैं खुद, मुझे ये एहसास नहीं था 91 के बाद, 91 में हमारा यहाँ MLA कालपीम बन गया और 93 में सपा बसपा गठबंधन में भी हमारा MLA बना। वो 18 महीने राज्यमंत्री रहे, लेकिन जब 3 जून 1995 को बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, हमारा यहाँ का MLA, हमारे जो MLA थे श्री रामपाल जी, वो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बने। हालांकि उस समय 2 लोग और बने थे, चैन सुख भारती, अकबर अली। तो जब PRO बनने की बात आई, PRO का मतलब ये होता है कि कोई कैबिनेट मंत्री राज्य का या केंद्र का कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र विभाग, उसको ये अधिकार होता है संवैधानिक कि वो अपने हिसाब से किसी प्राइवेट पर्सन को या सरकारी व्यक्ति को भी वो अपने हिसाब से रिकमेंडेशन कर सकता है कि जनसंपर्क अधिकारी के पद पर फला व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाए। उसका काम होता है कि इतने बड़े जनमानस में उनके जो लोग आते हैं, जो दौरान चुनाव वो जाते हैं क्षेत्र में, तो अगर वहाँ उनका कोई उनको नहीं पूछा जाता है तो नाराज़ हो जाते हैं, उनके जायज़ काम नहीं होते हैं, तो वो चुनाव में तरह तरह के प्रश्न करते हैं। और ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो समय को पास करना चाहती है, चाहे वो स्थानीय ब्यूरोक्रेसी हो या देश लेवल की हो या राज्य लेवल की हो। वो ब्यूरोक्रेसी उत्तरदायी नहीं है, जनता के कामों के लिए उत्तरदायी नहीं है। उसको तो टाइम पास करने की आवश्यकता है कि अगर कोई शासनाध्यक्ष, कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री अगर तेज़ तर्रार है तो वो सोचता है इनका समय कैसे व्यतीत हो, क्योंकि एक निश्चित 5 साल का समय होता है। और दुर्भाग्य से हम लोगों को समय बहुत कम मिला। 4.5 महीने जब पहला शासनकाल था उनका, तो हम 2.5 महीने ही रहे, क्योंकि 1 महीने के बाद उन्होंने हमारी नियुक्ति की थी। हमें ये नहीं मालूम था कि सत्ता कैसे चलाई जाएगी, लेकिन हम पढ़े लिखे थे, हमने देखा था तो हमने उसको चलाया। और हम लोग कोई हमारा माफियाओं से, ये संस्कार से होता है, व्यक्ति के संस्कार से होता है। हमारा संस्कार कमज़ोर वर्गों के साथ था, हमारा संस्कार हमारे जैसे जो दबे कुछ लोग थे उनके साथ था। हमने कभी भी माफियाओं से या दबंगों से या कोई अत्याचारियों से कभी साथ नहीं लिया, उनका बरजोर विरोध किया। जब हम इतने बड़े पद पर पहुँचे तो वो लोग अपने आप डर गए, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी किसी माफिया की, किसी उसकी क्या नाम दबंग की, कि हमारे पास आ जाता। हमारा यही मतलब था कि हम ना किसी के साथ गलत करेंगे, ना करने देंगे। उसी के मेरा गांव खुद सवर्ण बाहुल गांव था, उनको ये लगता था कि ये आदमी बहुत ख़राब है, लेकिन जब सत्ता में गए तो हमने अपने यहाँ के लोकल के प्रशासन को, पुलिस को ये कह रखा था कि भाई मेरे गांव में यदि कोई घटना हो तो आपसी समझौता कराना, अगर समझौता ना हो सके तो चाहे हमारा क्यों ना आदमी हो, अगर उसने गलत किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई गलत के साथ होना चाहिए, निर्दोष को नहीं होना चाहिए। तो आप यकीन मानिए जब जब हम PRO रहे तब तक हमारे गांव में कोई FIR नहीं हुई, ना कोई पुलिस का ऐसा कुछ हुआ। उससे वो लोग बहुत प्रसन्न हुए। बाद में जब 2015 में हमने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, हालांकि लड़ा निर्दलीय, क्योंकि पार्टी ने टिकट नहीं दिया किन्हीं कारणों से, तो मेरे गांव में 1800 वोट पड़ा, 1400 हमको मिला बिना मांगे, क्योंकि उनको लगा कि ये आदमी सही है। हमने गांव में सड़कें, पुलियां, तमाम चीज़ों का निर्माण कराया, लेकिन कभी किसी को गलत फंसाया, ना कहीं फंसने दिया, इसलिए वो लोग प्रसन्न हुए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो आंदोलन था हमारी नीयत सही थी। कांशीराम जी कहते थे अगर नीयत सही है, दिशा में अगर आप जाएंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। हम जैसे व्यक्ति ने लक्ष्य को पाया, क्योंकि मैं जब इंटर में पढ़ता था तो प्रश्न यह पैदा हुआ, एक रामदास वर्मा थे जयरामपुर के,
वो हमसे कहते थे कि आप बसपा में क्यों हैं, कांग्रेस में रहना चाहिए। तो बात यह है कि वो एक बार राजीव गांधी उधर आए थे लखनऊ में, वो मुझे लिवा गए थे। शायद ये बात उसी 82-83 के आसपास की है, नहीं 85 की है, 84 की। तो वो हमें कांग्रेस में करना चाहते थे कि आप चलिए ज़रा भाषण सुनाइए। तो मुझे लिवा गए, उन्होंने सुनवाया। लेकिन गुलाब सेहरा एक हरिजन समाज कल्याण मंत्री थे आगरा के, कांग्रेस सरकार में। तो वो सचिवालय में लिवा गए मुझे विधानसभा में। तो वो सचिवालय में जो मंत्री का रूम होता है उसमें लिखा होता है मंत्री गुलाब सेहरा, और उनके बगल में जो स्टाफ का रूम होता है उसमें दो नेम प्लेट लगी होती हैं, निजी सचिव जो सरकारी होता है, एक जनसंपर्क अधिकारी का। तो मैंने रामदास वर्मा से उस समय प्रश्न किया था कि वर्मा जी आप बताइए कि ये मंत्री तो ये हो गया, ये निजी सचिव कौन होता है, ये जनसंपर्क अधिकारी कौन होता है। तब उन्होंने मुझे बताया कि ये निजी सचिव तो सरकारी होता है, लेकिन जनसंपर्क अधिकारी होता है मंत्री की इच्छा के आधार पर। तो मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं बन सकता। तो उन्होंने उस समय कहा था कि नहीं बन सकते आप, यदि आपका विधायक कोई मंत्री बन जाए, वो आपको बना ले तभी आप बन सकते हैं। तो मैंने उस चीज़ को ध्यान में रखा। यहाँ जो आदमी हमारा जो नेता या चुनाव लड़ता था, हम उनके बराबर साथ रहे। जब मौका ऐसा आया तो उन्होंने बिना मुझसे कहे, बिना किसी की सिफारिश से, हम उनके जात के नहीं थे, पात के नहीं थे, ना हमारे पास कोई पैसा था, ना हमारी कोई सिफारिश करने वाला था, लेकिन हमारा लंबा काम था, हमको वो इग्नोर नहीं कर पाए। उन्होंने जनसंपर्क अधिकारी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का जो होता है, जो विलक्षण पद था, जिससे हमने तमाम लोगों का कल्याण किया। और गाए बगाए आज भी लोग मिल जाते हैं कि आपने हमारा ऐसा काम करा दिया था। तो इतनी बड़ी मतलब जो अम्बेडकरवाद की जो धारा थी उस पर चलकर हमने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। वो बात अलग है कि बाद में लोगों ने डिस्टर्ब करा दिया। कोई ट्रेन, कोई गाड़ी अगर पटरी में चढ़ी है, उसको अगर ज़बरदस्ती उतार दिया जाए तो वो फिर पटरी में कैसे चढ़ पाएगी। तो हम लोगों की जो गाड़ी थी वो पटरी से उतार दी गई। 6 महीने में जब दोबारा सत्ता बनी तो हमने जो है मंत्री जी के सहयोग से यहाँ विधानसभा कालपी के तमाम लोगों को रोज़गार दिया। सोल्जर रोड में लोग लगे, हालांकि उनकी परीक्षा हुई थी। सिर्फ ये था हमारा, सिर्फ इतना हमें पता था कि आप फार्म भर दो, परीक्षा दे आओ, इतना हमने ज़रूर किया। तो उससे उनको सफलता मिली और 40 लोगों को सोल्जर रोड में बहुत बढ़िया रोजगार मिला। जो आज 40 बाबू हैं यहाँ के, जो बहुत गरीब घर के थे, जिनके अब लड़के इंजीनियर हो गए हैं, किसी के लेखपाल हो गए हैं। दमरास गांव है, वहाँ पर एक राम स्नेही पाल हैं, एक गया प्रसाद दोहरे बुक सेलर हैं, एक जगदीश दोहरे थे जिनकी मृत्यु हो गई है। इनके तीनों लड़के लगे हैं उसमें। एक प्रजापत हैं जौटौली के, वो लगे। मेरा एक चचेरा भाई था वो भी लगा है, एक चंदवान आटा के थे वो भी लगे। और इस प्रकार से तमाम लोग, कई लोगों का आपने भला किया। वो भी अगर हमारी नीयत सही नहीं होती तो ये नहीं लग पाते। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमको लोगों ने लोग भी दिया कि भाई हमसे पैसे ले लो। हमने कहा नहीं, जो लोग उसमें पास होंगे, जो परीक्षा में पास होंगे वही लगेंगे। और हमने उनको गाइड किया था कि भाई आप परीक्षा दीजिए, आप पढ़िए लिखिए। तो उन्होंने मेरी बात मान ली, उनका वो पास हो गए, लगे। बहुत अच्छा किया सर आपने। आज जो है हमारे 4 लड़कियां हैं। हमने जो भी हमारा उस समय वेतन मिला था, ये जो 20 बाई 22 बाई 30 का ये मकान उस समय हमने प्लाट लिया था, धीरे धीरे इसको बनवाया है। और 2 लड़कियों की शादी की है, 2 लड़कियां अभी अनमैरिड हैं। लेकिन ये बात है कि व्यक्ति, मैं तो एक साधारण सा समाज का नागरिक हूँ। जब घर परिवार में कोई वृद्ध आदमी हो जाता है तो उसके परिवार के लोग उसकी बात नहीं मानते हैं जी। जब हमारे राजनीति का पराभव हो गया, हमारे दल का पराभव हो गया, तो जिन लोगों की हमने मदद की थी, आज वो लोग
अगर हमारा पराभव न होता तो हो सकता था हमें कोई दिक्कत नहीं होती जी। और भाईचारे से जो काम हो सकता है वो किसी प्रकार नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। और ये आप बाबा साहब अम्बेडकर हों चाहे कांशीराम साहब हों, ये क्यों नहीं दबे उन लोगों से जो इस देश में जिन्होंने सदियों से लोगों का शोषण किया, मानवता को शर्मसार किया, उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, तो वो क्यों नहीं पीछे कभी हटे, उनकी मुखरता क्यों नहीं कमज़ोर हुई? क्योंकि उनका दामन पाक और साफ था। और जो भी बहुजन आंदोलन के नेतृत्व करता है, चाहे वो लोकल में हो चाहे देश और प्रदेश में हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर जिसका दामन पाक साफ होगा वो अपने समाज की बात को हर स्तर पे कह सकते हैं। क्योंकि विरोधी इतना सबल है, इतना चालाक है, उनके लंबे समय से वो हमारे लोगों को तरह तरह से प्रताड़ित करते रहे हैं, तो उनके पास कूटनीति भी है, सभी नीतियां हैं। कुछ भी हो, अगर आपका सिक्का चल जाए तो आपके काव दरवाजे लाइन लग जाए, अगर आपका सिक्का ख़त्म हो जाए तो आपकी तरफ देखेंगे नहीं। इस सब चीज़ों को हमारे लोगों को समझना चाहिए कि भाई हमें तो मानव मात्र के लिए सेवा करना है, मानवता के लिए काम करना है। हम भी नहीं रहेंगे, आगे भी जो लोग आएंगे वो भी जाएंगे, सबको एक समय जाना है, लेकिन इस दुनिया में आए हैं, इस संसार में आए हैं तो समाज के लिए और व्यक्ति के लिए अच्छे काम करना चाहिए। यही हमारा सभी लोगों से अनुरोध है। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जीवन का सफ़र जो आपका गुजरा, राजनीति से लेकर के वकीली तक, आपने जो अच्छा काम किया लोगों के साथ में। कहते हैं कि करे जो भलाई बगैर लालच की उसी को रहमान कहते हैं, सुने जो दीन दुखियों को उसी को भगवान कहते हैं, हिला दे ख्वाहिशों को उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे हम इंसान कहते हैं। आपने लोगों को आगे बढ़ाने का जो काम किया, अच्छे विचार आपने रखे, सोशल राही को आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता है। साथ में आपको नमो बुद्धाय, जय भीम करता है।